नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे मैत्रेयी पुष्पा जी की कहानी रिश्ते का नक्शा। स्त्री विचार को प्रमुखता से रेखांकित करने वाली यह कथा शिल्पी अपने पहले ही कहानी संग्रह से चर्चा में आ गई थी। तो आइए सुनते हैं उनकी एक खूबसूरत कहानी रिश्ते का नक्शा। हमने सबूत जुटा लिए, हमने गवाह तैयार कर लिए। हमारे घरों के चौक में पड़ी जमीन किसी एक के कब्जे की नहीं, यह तो सार्वजनिक है, यानी कि सबकी, सारे गांव की। क्यों है सारे गांव की? वह लड़की सवाल करेगी तो बूढ़े लोग गवाही देंगे। यह जमीन उस लड़की की मां ने दान की थी, बस इसी आधार पर हम उसे घेरेंगे। वह क्या खाकर लड़ेगी? दान के विरुद्ध बोलकर कौन पाप मोल लेगा? सारे गवाह हमारे स्वर में बोलेंगे। लोक से ज्यादा परलोक की चिंता होती है बूढ़ों को। फिर भी वह नहीं मानेगी तो फल पाएगी। वह शादीशुदा लड़की, उसका गांव से सिवाय आने जाने के क्या नाता रह गया है? एक अटपटे फैसले ने हमारे मोहल्ले के किसानों की नींद उड़ा दी। वे लोग तैश में आ गए। हमारे गांव की ही लड़की ने ऐलान किया था, मैं अपने घर वाली जगह को अब किसी दूसरे गांव के आदमी को बेचूंगी, देख लेना, और मौका देखकर खेत की भी बिक्री कर डालूंगी। बस इस गांव का कोई आदमी मेरी जगह जमीन को छू तक नहीं सकता है। तुम लोग मेरे सामने नोटों की थैली खोलोगे तो भी मैं मानने वाली नहीं। इतनी नफरत अपने ही गांव के लोगों से। भूमिहीन और छोटी जोत वाले किसानों को गहरी निराशा हुई। कुल मिलाकर कड़वा कसैला भाव यही था कि लड़की हमें चुनौती देने उतरी है, जबकि इस गांव के इतिहास में मिलजुल कर कई छोटी बड़ी लड़ाइयां जीतने का जिक्र है। बड़े बूढ़े आज भी सुना सकते हैं। लड़की उम्र से लड़की नहीं है, उम्र 35 साल है, लेकिन वह हमारे गांव की लड़की है, इसलिए हम उसे लड़की कह रहे हैं। पढ़ी लिखी है बीए तक। वही लड़की गांव वालों के हिसाब से गांव वालों को शहरी रुतबा दिखा रही है। कमल सिंह ताऊ के हिसाब से लड़की परदेसिन क्या हुई, गद्दारी पर आ गई है। चरण सिंह बोहरे के मत में इससे बुरा क्या होगा कि अपने गांव की लड़की दूसरे गांव वालों के साथ मिलकर भीतरघात करे। दूसरों को जगह बेचने का मतलब यही है ना कि उनको हमारी छाती पर खड़ा कर देगी। अजी, नियत की खोटी न होती तो चकबंदी के वक्त अपनी खेती दूसरे गांव के सीवान में क्यों लिखा लेती? बेचारी माँ को भी फुसला लिया था इस चतुर लड़की ने। उस सीधी भोली को कचहरी में हाजिर होना पड़ा था जब गांव के सिया राम ने उड़ान चक का मुकदमा लगा दिया था। माँ ने तो इसको बहुत कोसा था इसकी पैंतरेबाजी पर। माँ किसानों की कठिन जिंदगी को जानती थी। इसे क्या, यह तो बाजार में रह रही है, सो बाजारगिरी पर उतर आई है। गांव के लोगों की बातें मैं सब सुन रहा था, क्योंकि जहां उस लड़की के घर की जगह है उसी चौक में मेरा घर है। मैंने बैठक की खिड़की खोल दी तो आवाजें और भी साफ हो गईं। सवेरे सवेरे यह बहस कैसी? तभी राकेश ने आवाज लगाई, शिव कुमार भैया, अभी तुम ऐड़ ही ले रहे हो? यहां दुश्मन की चढ़ाई होने वाली है। मैं जानता हूं कि सुभाष, राकेश, सोना, हरीश और तालेवर जैसे नौजवानों के साथ कमल सिंह और चरण सिंह बोहरे जैसे बूढ़े मुझे बाहर क्यों बुलाना चाहते हैं। उन्हें जरूर यह उम्मीद है कि मैं लड़की पर असर डाल सकता हूं। उसका पहला कारण तो यही है कि मेरी माँ और उसकी माँ सदा सखी भाव से रही हैं। इस लड़की ने और मैंने एक दूसरे की माँ को मौसी कहकर पुकारा है। बचपन में रक्षाबंधन के दिन वह मेरे हाथ में राखी का धागा बांधा करती थी। बस इसी नाते मैं उसे समझाने का हक रखता हूँ। मैं बाहर निकलने के लिए बनियान के ऊपर कमीज चढ़ा रहा था कि नव युवकों के साथ कमल सिंह और चरण सिंह बोहरे जैसे लोग बैठक में घुस आए। बूढ़े मूढ़ों पर बैठे तो लड़के तख्त पर चढ़कर बैठ गए। तालेवर ने इकलौती कुर्सी को हथिया लिया और मैं खड़ा ही रह गया। मैं तख्त के कोने पर टिक गया। फिर पहल कमल सिंह ताऊ ने की, शिव कुमार भैया, उस लड़की से कहो कि तू खरीद बेच नहीं कर रही, अपनी जन्मभूमि से बदला ले रही है। कहो कि हम तेरे भाई बंधु हैं।
सलाह देते हुए ताऊ की ठोड़ी होठों से ज्यादा हिल रही थी, जिस पर सफेद बालों के खूंटे चावल की तरह चिपके थे। चरण सिंह बोहरे की सफेद मूछों के बीच बूढ़े मगर लाल रंग के होंठ हिले। उनका अत्यंत गोरा रंग अंदर के आवेग से लाल पड़ गया। भैया, सब कुछ भूल गई? अपने पिता की याद दिलाना उसे। उसकी मां के साथ कितना भला किया। बोहरे की बात पर मुझे पहले का बहुत कुछ याद आ गया। मेरे पिता और उसकी मां के बीच कभी परायापन नहीं रहा। माना कि तब हम अबोध बच्चे थे जब लड़की के पिता का देहांत हुआ। उसकी मां के नाम मेरे पिता ने कचहरी जाकर खेत चढ़वाए थे। लड़की बीमार हो जाती थी तो चाचा मतलब पिता उसको अपनी घोड़ी पर बिठाकर वैद्य जी के पास ले जाते थे। हाँ, मैं उस लड़की से यह तो कह ही सकता हूं कि मैं भी अपने पिता की तरह साथ खड़ा हूं। मगर जो लोग बैठक में बैठे हैं उनको मनमानी करने दूं, यह भी तो लड़की के साथ अन्याय होगा। सामने बैठे तालेवर सरीखे लोग मेरे पास इसीलिए आए हैं। कसे बदन और सांवले चेहरे वाला राकेश कहने को तो टी शर्ट और पैंट जैसा आधुनिक लिबास पहने हुए था, मगर उसका मुंह माथा गंवारू गुस्से से तमतमा रहा था। नाक फुलाकर अनुपस्थित लड़की पर वार किया। पड़ोस के गांव तक आई थी, यहां तक नहीं आई, इसी से समझ लो। सींगिया सोनू तलवार की तरह म्यान से निकल पड़ा। गले की नसें फुलाकर कोप में बोला, आती कैसे? अपने खेत तो इस साल के लिए गोपालपुर के बनी सिंह को जुता गई है। मुंह रह गया है अपने गांव में आने का। अरे वाहरी छोरी, चरण सिंह बोहरे कराहे। अपने गांव वालों की नाक रगड़ दी रेत में, हरीश ने जोड़ा। सुभाष अभी शांत था, बस इतना कहकर रह गया, उसी का दिया प्रसाद समझो कि गोपालपुर के लोग हम पर थूक रहे हैं। रणवीर तो यहां तक कह रहा था कि तुम्हारे गांव की बेईमानियों की पोटली लिए फिरती है लड़की। कहती है माल मारा लोग हैं, पूरे देश खाऊ। सोनू सुभाष की ओर देखता हुआ तौहीन से कांप गया। तेज सांसों के बीच बोला, तूने कह क्यों नहीं दिया रे सुभाष कि वह हमारे गांव की बहन बेटी है। हम आपस में लड़े भिड़े रूठे मनाए, तुम कौन? सुभाष ने सफाई दी। मैं किस किस बात का जवाब देता? बातें इतनी कटखनी थी कि मैं तिलमिला गया। रणवीर कह रहा था, यह लड़की अब तुम पर थूकेगी भी नहीं। सोनू एकदम बोल पड़ा, तो हम ही कब थूक रहे हैं उसकी धरती पर? धरती मैया क्षमा करें। कमल सिंह ताऊ भयानक सी हुंकार भरकर रह गए। तभी तालेवर ने ठोस आवाज में सबके बीच हाथ उठाकर कहा, वह क्या हमारी पालनहार है? काले दिल की लड़की, पर इतना समझ ले कि हमारे मौजे की जमीन कोई जोत नहीं पाएगा। मैं चुपचाप दरवाजे के बाहर देख रहा था। सामने लड़की की जमीन है, यहां कभी उसके माँ बाप का घर था। घर टूट फूट गया। कड़ी ईंटें, खिड़की, दरवाजे के किवाड़ गांव के लोग उठा ले गए। मैं रोकता रहा तो कोई कोई लापरवाह तरीके से कह गया, तुम कौन कि खामखा। और इसके बाद जो मैदान रह गया उसमें अपने हिसाब और सुविधा को देखकर लोगों ने जगह जगह खूंटे गाड़ लिए कि बैल भैंस और गाय बछड़े बांध सकें। सामने वही नीम का हरियल पेड़ है जिस पर लड़की झूला डलवाकर झूला करती थी। हवा में नीम की हरियल पत्तियां लहरा रही हैं। तोता, चिड़िया व गिलहरी उसी तरह हैं जैसे तब थे। गोबर कीचड़ पर आसमान से उजाला बरस रहा है। सब कुछ वही है। लड़की क्यों बदल गई? शायद हम भी बदल गए हैं। मेरी तंद्रा तालेवर ने तोड़ी। काली दाढ़ी वाला नया छोकरा मुझे समझाने लगा, भैया यह तो सरासर हमारा हक मारना हुआ। अपने गांव के खेत हम भला किसी को खरीद कर जोतने बोने देंगे? इस जगह पर कोई आकर बसे तो सही, सिर फोड़ देंगे। तालेवर नहीं जानता था क्या कि पैसे वाला आदमी कहीं भी जमीन ले सकता है। पैसे की ताकत तेरा मेरा गांव नहीं जानती। आज तो बड़े गर्म हो रहे हैं सबके सब। तब की याद भूल गई जब लड़की के घर को मैदान करके अपने मवेशियों को उस पर बांधने के बाद चैन की नींद सोए थे। किसान को दूसरे की धरती कब्जियाने में बड़ा आनंद आता है।
ऐसे ही जैसे व्यभिचारी दूसरे की औरत लूट ले। फिर इन लोगों ने तो यही मान लिया था कि माँ बाप मरने के साथ ही लड़की का नामो निशान भी खत्म। मैंने कुछ इस तरह ही कह डाला तो तालेवर ने हाथ जोड़ लिए। भैया शिव कुमार, उसकी माँ का नाम 100 साल अमर रहे। वह विधवा बेचारी तो इस जगह के टुकड़े को गांव के हवाले ही छोड़ गई थी। अब लड़की क्या भूखों मरने लगी जो घर की जगह बेचने पर तुल गई? पाप की भागनी बनेगी, राकेश ने चिड़चिड़ा कर कहा। चरण सिंह बोहरे बोले, वैसे तो लल्लू, यह जगह क्या, लड़की का गांव की किसी जगह पर हक नहीं। पहली बात तो वह अपने माँ बाप का बेटा नहीं, बेटी है। दूसरी खास बात यह है कि वह शादीशुदा है। हाँ, वह शादीशुदा है। उससे ज्यादा हक तो इस धरती पर ग्राम समाज का है। पूछो प्रधान जी से। सुभाष अब की बार खासा उत्तेजित था। मैं सुभाष का आशय समझ गया था, सो मैंने बात साफ करनी चाहिए। आप लोग पुरानी बातें कर रहे हो। हम लोग कुछ भी कहते रहें, लड़की मानने वाली नहीं। और यह भी जान लो कि लड़की अच्छी तरह समझ गई है कि गांव के लोग कुछ भी कहते रहें, यहां तक कि जितनी कीमत वह चाहेगी गांव के लोग देने को तैयार हैं। सब झूठ है। इस गांव के लोग दरअसल इस जमीन को मुफ्त ही चाहते हैं। अरे नहीं, तालेवर बोला, हम फ्री फंड में क्यों लेंगे? इसलिए कि लड़कियों के हक की किसी भी जमीन का कोई फंड नहीं होता, सब फ्री में माना जाता है। मेरे इस तरह कहने पर राकेश बिगड़ गया और बोला, तो फिर काटते रहो भिंडी। दूसरे गांव का बनी सिंह ही इस जगह को लेने आएगा, जिसने हमारी डाढ़ तोड़ने का जिम्मा लिया है। अजी लूट पड़ रही है, जो बनी सिंह आ जाएगा? तालेवर ने हाथ से चिड़िया सी उड़ा दी। लूट नहीं पड़ रही तो मानवती डुकरिया की जमीन वाली बात याद कर लो। पहाड़ीपुर की बूढ़ी ने अपना घर मेहताब सिंह को बेच दिया था, जो रंगपुरा के थे। बस मेहताब सिंह ट्रैक्टर लेकर गए और डुकरिया के जेठौत का घर नहीं रौंद लिया था, क्योंकि जेठौत की दीवार और दुश्मनी बूढ़ी के घर की हद पर लगती थी। ऐसे दुष्ट लोग असहायों की मदद के बहाने अपना रुतबा बना लेते हैं कि इलाके में तूती बोले। हरीश पहली बार बोला था, अक्लमंद कैसे लहजे में। राकेश का गुस्सा दोगुना बढ़ गया। भाड़ में जाए लड़की, जल्लादनी। हमने कही थी कि बीबी इस जगह का परकोटा खिंचवा दे, एक मंदिर बना दे। तेरे पास क्या कमी है? राज राजेश्वरी है तू। हम अपने मवेशी शर्तियां हटा लेंगे यहां से। सो कैसी चिंगाड़ी थी बीबी, जैसे हमें श्राप दे रही हो। मंदिर बनवा लो तुम, अपना घर ढहाकर मंदिर बनाओ। माँ बहनों और बहुओं को खदेड़ कर मठिया में देवी बिठाओ। पापियों को पूजा का बड़ा सहारा रहता है। मैं सभी बातें सुन रहा था और यह भी सोच रहा था कि यह जगह रणवीर या बनी सिंह में से किसी एक ने ले ही ली तो। आदमी भी आदमी जैसे नहीं है। एक पुलिस से हाथ मिलाए रहता है, सो दिन रात यहां पुलिस के सिपाही धमकते धमकाते रहेंगे। दूसरा कचहरी में रैट पैट रखता है, नपाई का फीता लिए लोग आ जाएंगे। और यह भी तय है कि लड़की वाली जगह की सीमा निश्चित तौर पर उसके दुश्मनों प्रतिद्वंदियों के आंगनों तक जा लगेगी। यह क्यों हो रहा है मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं। मैंने सोचा, पंचायत चुनाव का खेल है सारा, वरना उस लड़की को गांव में घर की जगह के लिए खरीदार मिलता। आबादी के हिसाब से हमारे गांव की पंचायत में 2 गांव और जुड़ते हैं। इन गांव के बनी सिंह और रणवीर सिंह जैसे लोग यहां बसने का हीला चाहते हैं कि वोटों को अपने प्रभाव में ले लें। मैं उधेड़ बुन में लगा था। क्या वह लड़की इन दोनों के साथ शामिल हो गई है? शायद वह हमारे गांव की पंचायत से खार खाए हुए है। हमारा फैसला ही तो उसे नागवार गुजरा था। सो कह रही थी, मेरी जमीन से खूंटे नहीं उखड़वा रहे। शर्त भी कैसी रखी है कि मैं यहां आकर बसूं। समझते तो हो कि मैं यहां आकर बस नहीं सकती। मेरा काम एक जगह बैठने या रहने का नहीं। मैं तो बस इतना चाहती हूं कि मेरे खेत यहां हैं तो घर भी यहीं होना चाहिए, कि दिल चाहे तब आ जाऊं। यह बात तुम्हारी पंचायत क्यों नहीं मानना चाहती? यदि नहीं मानती तो मैं इस पंचायत के फैसले को नहीं मानती। क्यों नहीं मानेगी?
पंच का फैसला तो हर आदमी को मानना पड़ता है। प्रधान जी ने कहा था तो बोली, इसलिए कि आपकी पंचायत में सदस्य तक तो पूरे नहीं। 2 स्त्रियों के नाम हैं, मगर वे हैं नहीं। उनसे ही मैं न्याय की उम्मीद करती थी, वरना तुम्हारी पंचायतें तो बरसों से अन्याय बांटती चली आ रही हैं, आज की ही तरह। ऐसे लोगों का मेरे लिए कोई महत्व नहीं। उस दिन वह गुस्से में चली गई थी, जैसे बहुत अपमानित हुई हो। मेरी पत्नी ने उसकी धोती के छोर में विदा के रुपए बांधे तो वह फूट फूट कर रोने लगी थी। हम गांव वालों के बारे में उसने क्या सोचा होगा। माना कि हम उसे मनाकर रोकते रहे थे, और जब नहीं रोक पाए तो बड़ा रंज हुआ था। इंसाफ दे नहीं पाए, रंज करने से बनता क्या था। तभी तो उसने लानत बरसाई थी। कह देना गांव वालों से मेरी जगह जमीन के बारे में सोचना भूल जाएं। वे मेरे होते कौन हैं? क्या वे लोग अपनी जमीन की बिक्री करते समय मुझे पूछने आते हैं जो टांग अड़ा रहे हैं? बता देना कि जमीन के सारे हक मेरे पक्ष में हैं। कागजात इसका सबूत हैं। हमारी दुनिया की सीमा बस यहीं तक थी, हम समझ गए। लेकिन आज इन लोगों को क्या समझाऊं जो बैठक में जुड़े बैठे हैं। जानता हूं कि वे लठ की बोली बोलते हैं, फौजदारी को साधन मानते हैं। बनी सिंह आए या रणवीर, इस गांव के तालेवर और राकेश भी नामी लठैत हैं। इनके लिए भी जमीन उनकी ही तरह जिंदगी और मौत का मुद्दा है। रन पड़ेगा, घन बचेगा। इस गांव में 10-5 लाशें गिरेंगी। मैं गहन सोच में पड़ गया और निशाने पर लड़की आ गई, जो अपनी माँ की उल्टी तस्वीर है। माँ भाईचारे में विश्वास करती थी, इसे मोहब्बत से कोई मतलब नहीं। माँ के सपने गांव के लिए थे, यह गांव में मिलावट कर रही है। मिलावट, विष की मिलावट। मैं गहरी सांस लेकर रह गया। हाँ, हम भी अपने बाप दादों जैसे कहाँ हैं। चाचा मतलब पिता होते तो ऐसा होने देते? वे तो कहते थे कि फूट से गांव ही नहीं मुल्क टूट जाते हैं। वह जरूर इस टूटती लड़की को लिवाने जा पहुंचते, इंसाफ कराकर रहते। मैं सोच ही रहा था कि तभी सुभाष बोला, भैया हमने मवेशी ही तो बांधे हैं, कौन से कोठे दालान उठा लिए हैं। यह लड़की बेकार ही इतना बिगड़ रही है। वैसे मन में तो आया था कि एक लंबा कोठा उठा ही लें। मोहल्ले के बाल बच्चे स्कूल से आने के बाद यहीं पढ़ लिया करेंगे। घर में तो कलह लड़ाई किचकिच और गपबाजी चलती रहती है, बालकों का नुकसान होता है। क्या क्या कहा सुभाष? कोठे की बात कही जाने से सुभाष सहम सा गया। फिर बोला, क्यों भैया, कुछ गलत कह दिया? नहीं, हमारा ऐसा इरादा नहीं है। पराए ठिये पर हमारा क्या हक? नहीं यार, समझ ले कि बन गया काम। मैंने कहा तो सारे लोग मेरी ओर देखने लगे। आगे के वाक्यों में मेरा स्वर उम्मीदों से लबरेज सा था। सोच रहा था कि जो हम सोच सकते हैं, रणवीर और बनी सिंह के फरिश्ते भी नहीं सोच सकते। वे तो बस मार पीट का हुनर जानते हैं, हमलावरी सीखी है। एक कोठा और पढ़ने वाले बच्चे और एक कोठा। मैं कौन सा जादू का चिराग जलाने वाला हूं? मुझे याद आया हमारे चाचा और उनके साथियों ने, जिनमें चरण सिंह बोहरे भी शामिल थे, अनुदान इकट्ठा किया था। बच्चों के पढ़ने के लिए कच्ची पक्की इमारत बना ली थी। किताबें और पत्रिकाएं आने लगी थी। मैंने और उस लड़की ने बचपन में दूध बताशा वहीं तो पढ़ा था। इसके बाद नंदन और चंदा मामा जैसी पत्रिकाएं। बड़े लोग जो पढ़े लिखे थे धर्मयुग पढ़ा करते थे। फिर साप्ताहिक हिंदुस्तान आने लगा था। अखबार तो रोज की जरूरत बन गया था। क्या यह सब उस लड़की को भी याद होगा? मैंने यही बात लोगों के सामने कही तो चरण सिंह बोहरे कराह कर रह गए। वे इस जमाने से बेजार से बोले, भैया तब की बातें तब के साथ ही विदा हो गईं। तब लोगों में एका था, एक आदमी दूसरे की बात पर गौर करता था। अब तो अपनी अपनी पड़ी है, जैसे दूसरे को दुनिया में रहने का हक ही न हो। मैंने हमदर्दी के साथ चरण सिंह बोहरे की ओर देखा। बेचारे जीवन में निराश समय के तेवरों को कोसते रहते हैं।
बोहरे, अब भी होगा, वैसा ही होगा। और हम चाहेंगे कि सब पढ़ें, देश के कोने कोने की बात जानें, रीत रिवाज क्या होते हैं, बदलाव कैसे आता है, समझें। मैंने कहा तो चरण सिंह बोहरे ने ऐसे नामे सिर हिलाया जैसे हर बात के अस्वीकार की बैटरी उनके अंदर फिट हो। बेटा, छोरी कुछ न करने देगी। रणवीर बनी सिंह आ रहे हैं। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता था, झूठा या सच्चा मैं खुद नहीं समझ पा रहा था, मगर मैंने इतना जरूर कहा, लड़की बचपन में मेरे साथ खेलती कूदती थी, पढ़ती लिखती थी। वह स्वभाव से नरम और शांत थी। 5वीं कक्षा पास करने के बाद वह हमसे बिछुड़ गई, क्योंकि उसकी मां ने पढ़ लिख कर यहां से बहुत दूर किसी विकास खंड में नौकरी कर ली थी। रेलगाड़ी वाली दूरियां थीं। हम बहुत मिल नहीं पाते थे, मगर वह लड़की मुझे छोटी छोटी चिट्ठियां लिखा करती थी। वह बड़ी हुई, विवाह योग्य हुई। हम में से बहुतों को उसके विवाह की याद है। अभी 15 बरस ही तो हुए हैं। मौसी ने मुझे तो विशेष तौर पर बुलाया था, जब मैं कृषि महाविद्यालय बड़ौत में पढ़ता था। भाई की रस्में मैंने निभाई थी। ससुराल जाने के बाद उस लड़की से वास्ता कटता गया, मगर वह न जाने किस अधिकार से गांव के मुझ जैसे लड़कों से गुस्सा रहने लगी। हमें उससे ऐसी आशा नहीं थी, क्योंकि बहन बेटियां ब्याह के बाद प्यार और सद्भावनाएं लुटाने को आतुर रहा करती हैं। वह उल्टा काम कर रही थी, क्रूर से क्रूर होती गई। एक बार अपनी ससुराल के फूल चौक पर मिली, मुंह फेर कर चली गई। चाल मुरझाई हुई थी। मैंने इस बात का जिक्र अपने चाचा मतलब पिता से किया था, तो वे बिस्तर पर लेटे हुए इतना ही बोले, अकेली पड़ गई वह। पर्व त्योहार या शादी ब्याहों के मौके पर तुम में से कोई उसे लिवाने बुलाने नहीं जाता। इंतजार करते करते निराश हो जाती होगी। आखिर वह इसी गांव की बेटी है और बेटी की तरह यहाँ की धरती को प्यार करती है। नादान कहाँ जानती थी कि शिव कुमार उसका सगा भाई नहीं था, सो प्यार भी खास नहीं रहा। जानती होती तो इतना न कुड़ती। चाचा की बात पर मुझे बचपन में बीते कई सावन याद आए। हाँ, झूला झूलते समय वह गीत गाया करती थी, मोरा पपीहा घर आइए, शिव कुमार ने बहन बुलाई है, सावन सनूने री बेटी बाप के, भादों में गइयो घर आपने। इस लगाव जुड़ाव को सांसारिकता के चलते हम लोग याद न रख पाए। गांव की पंचायत तक ने उसके पक्ष में सही फैसला नहीं दिया। तभी तो बचपन में गाया गीत खरखरी आवाज में गुस्सा बनकर बरसा था। मेरी जगह मेरा कोई भाई होता तो तुम उसको मेरी तरह उखाड़ पाते। इतना कहकर मुंह नहीं किया था हमारी ओर। सड़क तक हम उसके पीछे पीछे गए थे। वह रुकी नहीं, सो हमें भी अपनी तौहीन लगी। अभी 3-4 दिन पहले अखबार में मैंने उसकी तस्वीर देखी थी, छपा हुआ लेख भी पढ़ा। मैंने कहा तो सारे लोग अलग ही नजर से मेरी ओर देखने लगे। हैं, कहकर राकेश ने बुरा मुंह बना लिया, जैसे कह रहा हो हमें क्या मतलब। कैसा था लेख? हरीश ने पूछा। उसने अपने गांव को ऐसे याद किया है कि किसी के भी दिल को छू ले। तो भैया, उस अखबार को तुम ले ही आते, सुभाष बोला। तुम अखबार देखते ही फाड़ दोगे, क्योंकि इन दिनों वह लड़की यहां खलनायिका है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम देखते उसे कि अखबार में कैसी लग रही है। राकेश का स्वर तरल सा हो आया। मैं भीतर गया और अखबार उठाकर फुर्ती से बैठक में आ गया। सबके बीच बैठकर वह पन्ना पढ़ा जिसमें हमारे गांव की बेटी के उद्गार दर्ज थे। फिर वह सब ने बारी बारी पढ़ा। इतना पढ़ा कि पन्ना जगह जगह से चिरने लगा। पढ़ने वाले उसे संभालते रहे। जो पढ़ चुके थे उनकी आंखों में गौरव सा दमकता था और चेहरा विभोर सा। मेरा तो पहले ही दिल भर आया था। तालेवर रोने लगा। हम सब इस हालत में थे कि एक दूसरे से कुछ कहने के लिए शब्द न खोज पा रहे हों। उस लड़की के प्यार में, सम्मान में और सबसे ज्यादा अपनेपन में गुमसुम। राकेश भरे गले से बोला, भैया, उस बीबी से कहें हमारे गांव में भी उस अखबार को भेज दिया करे जिसमें वह लिखती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं ऐसे बोला जैसे वह सुनते ही मेरा कहा मान लेगी।
दूसरी किताबें पत्रिकाएं भी भेज दिया करें। सुभाष 12वीं तक पढ़ा लिखा है। तालेवर ने कहा, हमें पढ़ने का कितना चाव था, पर मन के हिसाब का मिलता नहीं। सिनेमा की किताब का हम क्या करेंगे? किसान और खेतों की बातें हो तो सिनेमा भी अच्छा लगता है। राकेश हंसा, तभी तो उपकार फिल्म 5 पेर दिखाया था। मैं ये सारी बातें सुनता रहा। जानता भी हूं कि गांव के लोग सुविधाओं और जानकारियों के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। भले ब्याह शादियों, पूजा पाठों और मुकदमेबाजियों में कितना ही पैसा बहा दें, इसके अलावा वे खाने, कपड़े और शिक्षा, स्वास्थ्य पर भी खुलकर खर्च नहीं करना चाहते। सो इस समय मुझे और भी गुस्सा आया। ऊंचे स्वर में बोला, हाँ, सब कुछ वही करे, तुम कुछ ना करो। बताओ हम क्या करें? सोनू अब बहुत देर बाद बोला था। सुभाष की आवाज धीमी और मधुर थी। यह तो हम जान गए कि उसके मन में हमारे लिए जगह है। भैया, हम भी उसके लिए जान दे दें तो कहना कि हम अपने बाप की औलाद नहीं। मैं अपने गांव के लोगों के स्वभाव को जानता हूं। अगर जाटों को सिर फोड़ने का हुनर आता है तो समय पड़े पर अपने सिर को दूसरे के पांव पर रखने की कला भी जानते हैं। माना कि पढ़े लिखे युवकों में यह भावना कम है, मगर है तो सही। अब मैं मन ही मन सोच रहा था कि अपनी मुंहबोली बहन के पास कैसे जाया जाए। मौका कौन सा हो? क्या वह गांव आए और याद करे कि उसकी मां ने इस गांव की औरतों और बच्चों के लिए अपना घर देकर महिला मंगल केंद्र खुलवाया था? तब हम प्रस्ताव रखें कि हम इस जगह पर ढोर नहीं बांधेंगे। अनुदान की आदत हमें पड़ी हुई है। मिलकर परकोटा खींचेंगे, कोठा बनाएंगे। वह बहन मदद करे तो हमें किताबें प्राप्त करने में आसानी रहेगी। हम यह कहेंगे तो वह निश्चित ही अपने बचपन में पहुंच जाएगी। वैसे भी बचपन की याद रह जाती है, पर रहती तो वह हमसे इस हद तक खफा होती। मैंने भी वही बचपन का सपना देख डाला। दूध बताशा और चंदा मामा पढ़ते हुए मैं और वह। सोचूं तो अद्भुत लगे, कहना चाहूं तो कहते न बने। मैं कोरा शेख चिल्ली अपनी बातें हफ्तों दबाए रहा, मगर लोग थे कि किसी न किसी बहाने उस जगह की बिक्री की बात चला देते। फिर मोहल्ले के लोग मशवरा करें, इसके सिवा कोई चारा न रहता। एक दिन मशवरे के दौरान ही मैंने अपनी योजना उजागर कर दी और फिर तय हुआ कि किसी तरह हमारी बात उस लड़की तक पहुंचे जिस पर जमीन बेचने की झक चढ़ गई है। मगर हमें मात देने को कमर कसकर खड़ी लड़की हमें झाड़कर चली गई तो क्या पता वह बाजार में रहने वाली सीधी बात का उल्टा मतलब निकाल ले। शहर के आदमी पेचीदा मामला बनाकर हर कोने से खींचते हैं। हम बार बार उठकर खड़े होते और ढीले पड़ जाते। बस जब तब उसकी मां की कहानी में से कुछ टुकड़े काटकर चर्चा कर लेते और लड़की को याद करते, जिसे हम थोड़ी सी क्षमा, थोड़ी सी शांति और थोड़े से ज्ञान की देवी के रूप में अवतरित करना चाहते थे। हमारी उम्मीदें जाग गईं, क्योंकि 6 महीने तक भी उस लड़की की ओर से बिक्री के लिए कोई कार्यवाही नहीं हुई। चुनाव आया, चला गया, प्रधान हमारे गांव से ही बना। क्या वे महज हमारे मन की आशंकाएं थीं जो भ्रांतियां बन गईं? मैं, राकेश और तालेवर बीबी यानी बहन से मिलने चल दिए। यह जो सामने पुस्तकालय है ना, यही इसकी कहानी है। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।